हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चनिंग। फर्स्ट इज द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन द आउटर साइड ऑफ द लॉग एंड narrower towards the pith are known as option C star shakes. Okay, the splits which are wider on outer side and narrower towards the pith. तो दोस्तों हम देख लेंगे कि हार्ट शेक, कप शेक्स, स्टार शेक्स एंड रिंगल्स क्या होता है। तो आपको दिख रहा है स्टार शेक्स में क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी स्प्लिट्स है वो वाइडर है, कहाँ, आउटसाइड में, और नैरो होती जा रही है इनसाइड में। ठीक है, रिंग शेक्स भी दिख रही है आपको एंड हार्ट शेक्स भी दिख रही है। हार्ट शेक्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम द पिथ टूवर्ड्स द आउटर सरफेस। ओके, तो शेक्स दीज आर द लॉन्जिट्यूडिनल सेपरेशंस इन द वुड बिटवीन द एनुलर रिंग्स. These are cracks which partly or completely separate fibers of wood. The separations make the wood undesirable when appearance is important. Okay, तो types of shakes दिए, star shakes, cup shakes, heart shakes and ring shakes. ठीक है, next question is the angular steps used for changing the direction of the stairs are called. So option C, windows. These are used to change the direction of the stairs. तो हम विंडर्स क्या होता है देख लेंगे, और राउंड स्टेप क्या होता है, एंगुलर क्या होता है हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों, सबसे पहले दिया है आपको बुलनोज स्टेप, नेक्स्ट है आपका राउंड एंडेड स्टेप, नेक्स्ट है आपका स्प्लेड स्टेप, देन कमोड स्टेप, देन डांसिंग स्टेप एंड लास्ट वन इज योर वाइंडर स्टेप्स। ठीक है, तो दोस्तों ये पर्टिकुलर वाइंडर की डायग्राम है। ठीक है, आपने देख लिया वाइंडर स्टेयर्स। देन आपको एक जनरल डायग्राम दिया है कि आपका ट्रेड कितना होना चाहिए, हेड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपने याद रखना है दोस्तों कि दिस इज योर ट्रेड एंड दिस इज योर राइजर। ओके, तो आपका राइजर जो है दोस्तों 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 100 mm से ज़्यादा होना चाहिए, और 180 mm या उससे कम भी चलेगा। ठीक है, तो 100 to 180, और आपका जो ट्रेड है वो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर ऑफ 280 mm, और आपका हेडरूम जो है दोस्तों, ठीक है, दिस इज योर हेडरूम, तो ये 2.1, ओके 2.1 होना चाहिए, 2030 या फिर हम 2.1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, द कॉन्क्रीट स्लम रिकमेंडेड फॉर कॉलम इज, so the option C 75 to 125 mm. okay, concrete slum recommended for column is 75 to 125 mm. okay, तो हम देख लेंगे डिस्कस इसे। तो आपको सबसे पहले दिया है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। अगर आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो है, और इसमें स्लम्प रेंज होती है दोस्तों 0 to 25 mm। ठीक है, और अगर आपको कॉम्पैक्शन फैक्टर कहता है तो वो आता है 0.78। देन जब आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो होती है तो आप उसे कहाँ यूज़ करोगे कि वेरी ड्राई मिक्सेस में इज़ यूज इन रोड मेकिंग। ठीक है, जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन देखते हो तो वहाँ पर आपको डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या मिलती है? वेरी लो मिलती है। ठीक है, इसका स्लम्प होता है 0 to 25 एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है 0.78। ओके, इज़ रोड वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, तो आपको वाइब्रेटर लगाना पड़ता है। अगर आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो है, आपका स्लम 25 to 50 के रेंज में होगा, और आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है 0.85 के बीच में। तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या करना है दोस्तों आपको कि लो वर्केबिलिटी मिक्सेस में, ठीक है, इज़ यूज फॉर फाउंडेशंस एंड लाइट एनफोर्समेंट रोड्स वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन। ठीक है, जब भी आप फाउंडेशन बनाने वाले हो विथ लाइट रेनफोर्समेंट, या आप रोड बनाने वाले हो जहाँ पर आप हैंड ऑपरेटेड मशीन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसके पहले हम जो कर रहे थे वो पावर ऑपरेटेड मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे वेरी लो के लिए। ठीक है, फिर अगर आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम होता है, आपका स्लम्प वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम 50 to 100 mm, और आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है दोस्तों 0.92। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? फॉर मीडियम वर्केबिलिटी मिक्सेस, मैन्युअली कॉम्पैक्टेड flat slabs using crushed aggregates, normal reinforced concrete, manually compacted and heavily reinforced section with vibration। ठीक है, और अगर आपका डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हाई है तो आपका स्लम वेरी करेगा फ्रॉम 100 to 175 mm,
और आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर होगा 0.95। ठीक है, ये इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों आपने इसे कंक्रीट का, कि फॉर हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट फॉर सेक्शन विथ कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट नॉट नॉर्मली सुटेबल फॉर वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमने सभी अच्छी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज, ओके, तो ये होता है आपका 85 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज़ 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपका फैक्ट्री है, ओके, कमर्शियल बिल्डिंग से, तो आप वहाँ पर 1.5 भी लेते हो। ठीक है, तो हम फिर से एक जनरल लेआउट देख लेंगे, हमने पहले ही देख लिया था। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो राइज़र होगा वो होगा आपका ग्रेटर देन 100 एंड शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 180 mm, और आपका जो ट्रेड होगा शुड बी ग्रेटर देन 280 mm। ठीक है, आपका विड्थ हमने देखा 85 सेंटीमीटर, और आपका हेडरूम आना चाहिए 2.1 मीटर। ओके, देन द फंक्शन ऑफ किंग पोस्ट इन किंग पोस्ट रूफ ट्रस इज ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट्स सेंटर। ठीक है, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो हम एक बार डायग्राम देख लेंगे किंग पोस्ट का। ओके, तो दोस्तों आपको दिख रहा है दिस इज़ योर किंग पोस्ट। ओके, किंग पोस्ट। ओके, और जो आपको दिख रहा है दिस इज़ योर टाई बीम। ओके, ये होता है आपका टाई बीम। तो आपका जो किंग पोस्ट है ये क्या करता है, इसका सैगिंग रोकता है। ठीक है, इसी तरह से हम देख लेंगे क्वीन पोस्ट ट्रस। ओके, तो आपको दिख रहा है दोस्तों क्वीन पोस्ट ट्रस, तो आपने इसमें याद रखना है रिज बोर्ड। रिज बोर्ड आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों, रिज बोर्ड, उसके बाद में कॉमन राफ्टर क्या होता है देख लीजिए। ठीक है, आपने पर्लिन देखना है, यहाँ पर 2 किंग पोस्ट प्रोवाइड करते हैं। एक बात याद रखना है कि क्वीन पोस्ट ट्रस में 2 किंग पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। कौन से दोस्तों, एक ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, फॉर प्लास्टरिंग द एक्सपोज ब्रिक वॉल्स द सीमेंट सैंड मोर्टार शुड बी, ऑप्शन सी 1:4, 1:4। और दोस्तों कई केसेस में 1:6 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप एक्सपोज वॉल पे नहीं करने वाले हो तो आप 1:6 का रेशियो इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक नॉर्मल सा एस्टिमेशन है दोस्तों, अगर आपको एस्टिमेट निकालना नहीं आता है तो हम देख लेंगे। तो हमें दिया है कि 1 मीटर बाई 1 मीटर इस वॉल सरफेस पे प्लास्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि, ठीक है दोस्तों, तो हमें दिया है 1 मीटर बाई 1 मीटर का वॉल सरफेस दिया है। ठीक है, तो हमने इसे इंटीरियर समझते हैं, तो हम मोर्टार रेशियो अज्यूम करेंगे कितना, 1.6 का मोर्टार रेशियो लेने वाले हैं। देन आपने प्लास्टर का थिकनेस प्रोवाइड करना है 12 mm। ठीक है, 12 mm हमें प्लास्टर करना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है। सबसे कॉमनली क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो होता है दोस्तों 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये है आपका डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, और आपका कन्वर्जन याद होना चाहिए दोस्तों कि आपको 1 मीटर क्यूब शुड बी इक्वल टू 35.3147 फीट क्यूब। ओके, दोस्तों हमें पता है कि ऑन साइड पर आपका जो भी कैलकुलेशन होता है फीट में होता है। अब जब सबमिट करते हो तो मीटर में देते हो, लेकिन आपको अगर मिस्त्री को बताना है तो फीट में बताना पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब शुड बी इक्वल टू 35.3147 फीट क्यूब। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम किस तरह से। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मोटर कैसे निकालेंगे आप, आपने फेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय आपको डेप्थ कितना प्रोवाइड करना है दोस्तों प्लास्टर का, 12 mm मीन्स 0.012, तो आपका आंसर आएगा 0.012 मीटर क्यूब। इट इज़ फॉर वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि वेट वॉल्यूम का कैलकुलेट है। अगर हमें ड्राई वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना होगा 1.3। ठीक है, अब जब भी मोटर इस्तेमाल करूँगी तो आपने वेट वॉल्यूम का ड्राई वॉल्यूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना होता है 1.3, तो आपको आंसर मिलेगा 0.0156 मीटर क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा प्रोपोर्शन कितना है दोस्तों 1:6। ठीक है, तो 1 होता है आपका सीमेंट का, ओके, और आपका जो 6 होता है वो होता है सैंड का। ठीक है, तो अगर हमें सीमेंट का निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे हम 1/1 + 6 मीन्स 7, सो 1/1 +
7, 1/7 मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी, तो ये कितना आएगा दोस्तों 3.21 kg, ठीक है 3.21 kg आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि एक बैग में कितना kg सीमेंट होता है दोस्तों 50 kg, तो अगर आपको बैग्स में निकालना है तो आप उस बैग में कन्वर्ट कर सकते हो। देन अगर आपको क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालना है दोस्तों, सैंड का रेशियो कितना है हमारा 6 है, तो इसीलिए हमने क्या किया 6/1 + 6, तो आपको क्वांटिटी मिलेगा किसका सैंड का। अगर आपने सैंड को अगर फीट क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमने देखा था कि कितना है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.3147, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको मिल गया सैंड इन फीट क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो एक इजी एग्जांपल था, मुझे लगा इसमें डालना चाहिए, तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टोन ब्लॉक्स अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन शेप यूज एज अ स्टेप आर नोन एज ऑप्शन सी स्पैंड्रिल शेप, ठीक है। तो दोस्तों स्टोन ब्लॉक से याद रखिएगा, स्टोन ब्लॉक अगर आप ट्रायंगुलर शेप में प्रोवाइड करते हो एज अ स्टेप्स तो उसे कहते हैं हम स्पैंड्रिल स्टेप्स, ओके। तो इसका एक डायग्राम भी है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर स्पैंड्रिल स्टेप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ ए हाफ क्वीन क्लोजर आर, सो इट इज ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम डायग्राम देख लेंगे दोस्तों, ओके। तो हमें पूछा था कि दिस इज योर क्वीन क्लोजर, ओके। तो आपको पूछा था कि हाफ क्वीन क्लोजर का डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको तो पता है कि इसका हाफ ही है, मतलब ये है 4.5, ये है हमारा कितना 18, तो 18 का अगर हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9, और ये कितना है हमारा, इसका भी हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 4.5, ठीक है। तो आपका डायमेंशन इस तरह से। देन हमें कुछ डायग्राम दिए दोस्तों, हाफ बैट दिया है, 3 क्वार्टर क्लोजर दिया है, ठीक है। देन क्वार्टर क्लोजर दिया है, देन क्वीन किंग पोस्ट दिया है, ठीक है। किंग पोस्ट पे याद रखिएगा कि जो आपका किंग पोस्ट होता है उसका क्या होता है दोस्तों कि यहाँ विड्थ में से हाफ होता है और यहाँ लेंथ में से कॉर्नर पोर्शन रिमूव होता है, ठीक है। क्वीन क्लोजर दिया है और स्प्लिट दिया है, ठीक है। देन एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज ऑप्शन बी मोर कॉम्पैक्ट। याद रखना दोस्तों कि इंग्लिश बॉन्ड से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अब ऐसा क्यों, इसकी डायग्राम दिए दोस्तों, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि ये है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड और ये है आपका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो दोस्तों याद रखना सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, सबसे पहले फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है दोस्तों आपका, कि आपका एक कोर्स होता है स्ट्रेचर का, एक कोर्स होता है एक ब्रिक होती है स्ट्रेचर, बाद में हेडर, बाद में स्ट्रेचर, बाद में हेडर, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि एक ही कोर्स में अल्टरनेट ब्रिक्स ले करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो फेसिंग होता है, दिस इज योर फेसिंग, तो ये फेसिंग में क्या होता है स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, और पीछे क्या होता है दोस्तों, पीछे हम इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो फेस है, फेस में भी आपका क्या होता है फ्लेमिश बॉन्ड होता है और बैकिंग में भी क्या होता है फ्लेमिश बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में फेस में होगा फ्लेमिश बॉन्ड और बैकिंग में होगा इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। लेकिन डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि फेसिंग में भी फ्लेमिश बॉन्ड और बैकिंग में भी फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, आपको समझ गया होगा, ठीक है। देन पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द कॉस्ट ऑफ ए स्क्वायर रूम इज less. The expenditure on the foundation and roof for the double-storied building is nearly half of that of the ground-story building. The cost of construction of a house may be minimized by restricting the height floors. Okay, so दोस्तों all the above are correct, ठीक है, all the above are correct. कॉस्ट ऑफ द स्क्वायर रूम लेस होती है दोस्तों, जो एक्सपेंडिचर होता है फाउंडेशन एंड रूफ का फॉर डबल स्टोरी बिल्डिंग जो होता है हाफ होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टोरी बिल्डिंग, एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है दोस्तों ये मिनिमाइज कर सकते हैं बाय रेस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ द फ्लोर्स, ठीक है। देन दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, इन द मेथड ऑफ ट्यूब बोरिंग ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग इज एसेंशियल. सो अ ट्यूब ऑफ अबाउट 2 meters length and 20 centimeter diameter with a cutting edge is provided. A flap wall at the bottom of the tube is
provided to extract the soil sample. The tube is raised and lowered by 4 thick rope moving over a pulley suspended on a ट्राईपॉड स्टैंड. ओके, तो ऑल दी अबव आर करेक्ट. ठीक है, तो आपने याद रखना कि 2 मीटर का लेंथ एंड 20 सेंटीमीटर डायमीटर का ट्यूब प्रोवाइड करना है जिसके फ्लैप होल होना चाहिए एट द बॉटम. ठीक है, जिससे आप सॉइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. ट्यूब इज रेज एंड लोवर्ड बाय 4 थिक रोप. ठीक है, तो इसका कुछ डायग्राम दिया है दोस्तों. ओके, तो आप देख लीजिएगा इसे कि हमें क्या होता है कि आपको ड्रिलिंग बिट दिख रहा है, आपको स्टील केस दिख रहा है. ठीक है, कटिंग एज दिख रहा है, आपने पानी रिमूव करने की अरेंजमेंट दी है, साथ ही साथ जो स्लरी होता है उसे रिमूव करने की अरेंजमेंट दी है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि स्लेट इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक. हम सबको पता है कि स्लेट क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है. ठीक है, और ये उसका पीक है. देन द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल इज कितना होना चाहिए दोस्तों, 0.9 मीटर. ठीक है, कि द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल इज 0.9 मीटर. ठीक है दोस्तों, एक टेबल था तो मुझे लगा आपके लिए दिखाना ज़रूरी है. तो हमें इसमें दिया है टाइप ऑफ सॉइल, यूनिट वेट एंड एंगल ऑफ रिपोज. अगर आप कोई फाउंडेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपके इस्तेमाल में आ सकता है. तो दोस्तों आप इसे देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, देन इन केस ऑफ रेमंड पाइल द लेंथ वेरी फ्रॉम 6 मीटर टू 12 मीटर. The diameter of the top pile varies from 40 cm to 60 cm. Diameter of the pile at the bottom varies from 20 to 28 cm. All the above, so all the above are correct. हम देख लेंगे रेमंड पाइल. It is used primarily as a friction foil. It consists of thin corrugated steel shell closed at a bottom. The shell is driven into ground with collapsible steel mandrel or core in it. After achieving the desired depth, mandrel is collapsed and withdrawn, leaving the shell inside the ground. So shell is gradually filled with the concrete up to top. So the length is 6 to 12, diameter of the top is 40 to 60 cm and bottom is 20 to 30 cm. ठीक है, तो अपने मैंड्रेल के साथ में क्या करते हो, स्टील शेल को भी आप इंसर्ट करते हो, उसके बाद में आप मैंड्रेल रिमूव करते हो और शेल वैसे ही रहने देते हो, और लास्टली हम क्या करते हैं कि इस शेल में कंक्रीट फिल्ड कर लेते हैं. तो ये आपका है रेमंड पाइल. ठीक है, देन दोस्तों नेक्स्ट है हरिंगबोन बॉन्ड इज यूज फॉर ऑप्शन डी मीन्स वॉल्स हैविंग थिकनेस मोर देन 4 ब्रिक्स. ठीक है, आर्किटेक्चरल फिनिश टू द फेस वर्क एंड ऑर्नामेंटल पैनल्स इन द ब्रिक फ्लोरिंग. ठीक है, तो हरिंगबोन बॉन्ड कैसे दिखता है दोस्तों. ओके, तो दिस इज योर हरिंगबोन बॉन्ड. होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. हमने सभी क्वेश्चंस जितना डिस्क्रिप्शन के साथ जितना रिक्वायर्ड है मैंने आपको बताने की कोशिश की. शायद आपको याद रहा होगा. तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई भी सजेशंस है तो प्लीज़ बताइएगा. ओके, योर सजेशंस आर वेलकम. थैंक यू फ्रेंड्स.